बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां डीयू सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट पर एसिड अटैक हुआ है। एसिड अटैक से छात्र के दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए। उसे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। घटना रविवार की बताई जा रही है। एक छात्रा दिल्ली के मुकुंदपुर की जो रहने वाली है, वो लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ने जा रही थी। तभी कॉलेज के पास आरोपी जितेंद्र बाइक पर अपने दो साथियों के साथ पहुंचा और छात्रा पर एसिड फेंककर फरार हो गया। इस हमले के वक्त छात्रा ने तेजाब से खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढाक लिया, जिसकी वजह से उसका चेहरा बच गया, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह से झुलस गए। फिलहाल आरएमएल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित छात्रा के मुताबिक मुख्य आरोपी जितेंद्र काफी दिनों से उसे परेशान कर रहा था, उसका पीछा करता रहा। पीड़िता ने जितेंद्र की पत्नी से भी एक बार इस बात की शिकायत की थी, लेकिन उस वक्त जितेंद्र की पत्नी ने उल्टा इस पीड़िता को ही बुरा भला कह दिया था। छात्रा पर तेजाब फेंक दिया गया, जिसका इलाज दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। उसके दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए हैं। हमारी मुलाकात पीड़िता से हुई। उन्होंने अंदर जो हमें बताया, उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो जितेंद्र नाम का आरोपी है इस पूरे मामले में, वो पहले से उसका पीछा करता था। पहले उसकी तरफ से जितेंद्र की जो पत्नी है उसको शिकायत की गई थी कि इस तरह से पीछा कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ से उल्टा पीड़िता पर ही इल्ज़ाम लगा दिया गया था। अब पीड़िता ये चाहती है कि उसे इंसाफ मिले, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और इस उम्मीद में वो कॉलेज तक आती थी कि वो पूरी तरह से सेफ़ है। लेकिन जिस तरह से उस पर तेज़ाब से हमला किया गया, यकीनन ये कई सवालों को खड़ा कर रहा है। अब पुलिस तीनों आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है और पीड़िता अभी आरएमएल में है और यहाँ पर उसका इलाज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। कौन लोग थे? वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक है। सरकार से क्या डिमांड है? जस्टिस मिलना चाहिए। छात्रा जो है इस वक्त दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज वहां हो रहा है। उसने बताया कि आरोपी जितेंद्र अक्सर उसका पीछा करता और उसे परेशान करता। हमारे साथ उस पीड़िता के भाई मौजूद है जिन पर तेजाब फेंका गया। ये बताएं कि आपकी बहन ने आपको क्या बताया अभी भी, क्योंकि उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, क्या जानकारी आपको मिली थी? सर, मेरी सिस्टर से ज़्यादा बात नहीं हुई। उसने इतना ही बताया कि वो कॉलेज जा रही थी एंड सडनली कॉलेज से पहले कुछ लोग आए बाइक पे, 3 लोग थे, और उन्होंने फिर थोड़ा सा हरास करा और एसिड अटैक करके भाग गए। वो जो 3 लोग थे उसमें ईशान, अरमान, एक और नाम आ रहा है, वो कौन थे? आप पहले से उन लोगों को जानते हैं? मुकुंदपुर के ही रहने वाले? क्या कौन है वो लोग? सर, हमारे एरिया में ही रहते हैं, हमारे नियर बाय रहते हैं। एक तो आगे वाली गली में रहता है, बाकी 2 का मेरे को आइडिया नहीं है। तो क्या वजह कुछ पता चली क्यों भाई? पुलिस को आपने पहले कोई शिकायत सिस्टर की तरफ से आप लोगों को घर में बताया हो बहन ने कि इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ और छेड़खानी करते हैं लड़के? हाँ, फिर मेरी सिस्टर हमें बताया था। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर गई थी और मेरी चाची और मेरी कज़न वगैरह भी थी, उनके जब बात करने गई थी तो वही हुआ था कि उल्टा उनकी वाइफ मेरी सिस्टर पे चढ़ गई थी। किसकी वाइफ, कुछ बता पाएंगे? अरमान, ईशान या जो तीसरा नाम जो है? जो तीसरा नाम है जितेंद्र। जितेंद्र जी। को क्या करता है जितेंद्र, कुछ पता है इसके बारे में? आइडिया नहीं। और ये अरमान और ईशान कौन है? सर, पता नहीं। इनका नहीं पता। जितेंद्र आपके घर के आसपास ही रहता है? हाँ सर, आगे वाली गली में रहता है। अभी क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सर, यही चाहता है कि हमें जस्टिस मिले और बहुत जल्द मिले, क्योंकि अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं मिली है हमें उससे रिलेटेड क्या हुआ है अभी तक। तो बस यही हुआ हमारी कि हमें जस्टिस मिले जल्द से जल्द। पीड़िता के भाई को आपने सुना, अपनी बहन के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रॉक्टर की तरफ से भी छात्राओं की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा चौकसी बरतने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर लगातार वो दिल्ली पुलिस के संपर्क में है और आगे इस तरह की बात ना हो, इस तरह की घटना ना हो, इसे लेकर के गंभीरता से सोचा जा रहा है। दिल्ली में 20 साल की छात्रा पर तेजाब फेंके जाने की घटना से हर कोई सन्न रह गया है।
लक्ष्मीबाई जो कॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर घटना हुई और यही वो कॉलेज है, पास में इसके घटना हुई। ये हमारे साथ मनराज जी मौजूद है, प्रॉक्टर है लक्ष्मीबाई कॉलेज के। मनराज जी, इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली थी और कैसे पता चला, कहाँ ये घटना हुई थी? जो ये घटना हुई है मेन रोड पे घटना हुई है, और जो बच्चा, जो हमें पुलिस प्रशासन ने बताया कि वो बच्चा एनसी वेब का यहाँ पर छात्र था। एनसी वेब यहाँ सेंटर है। बच्चे का जो स्टेटमेंट आया उसमें बच्चे ने बताया है कि उनके पारिवारिक कुछ रंजिश हैं, लड़की की कुछ पारिवारिक रंजिश थी, उस वजह से एसिड अटैक हुआ है। हम लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं और हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पे हो। तो यहाँ जब तेज़ाब फेंका गया उसके बाद कुछ और जानकारी कॉलेज के द्वारा या कॉलेज को मिली हो कि भाई क्या हुआ था, क्या चीज़ें, और आप लोगों ने कुछ मदद की हो, या वो सीधा चली गई थी हॉस्पिटल? जब ये घटना घटित हुई तो उसके 50 मीटर पे यहाँ पीसीआर पुलिस वैन खड़ी है, क्योंकि जब कॉलेज वर्किंग होता है तो यहाँ पीसीआर वैन हमेशा खड़ी रहती है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी होती है। तुरंत वो जाती, जब तक वो भाग चुके थे, वो चिल्ला रही थी, तुरंत उसको उठा के पीसीआर हॉस्पिटल पहुँचाती हैं। हम लगातार पुलिस प्रशासन से संपर्क में हैं और अभी उसकी हालत स्थिर है। उसके दोनों हाथों में चोट आई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हमारा ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन लगातार उनके संपर्क में है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो भी जानकारी पुलिस प्रशासन को चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से है, जहां मंगोलपुरी इलाके में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। देर रात बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। युवक अस्पताल में भर्ती है। चाकू लगने से युवक के शरीर से काफी खून निकला, जिसकी वजह से वो अभी भी खतरे में है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज जारी है। बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी ने एक बार फिर लालू यादव की सियासी लाइन पकड़ ली है। तेजस्वी यादव ने सीमांचल के मुसलमानों को साधने के लिए वक्फ कानून को खत्म करने का राग अलापना शुरू कर दिया है। एक दिन पहले आरजेडी एमएलसी कारी सुहैब ने इस मुद्दे को हवा दी थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव अब वक्फ कानून को रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी तेजस्वी के समर्थन में हैं। एनडीए इसे आरजेडी का पुराना तुष्टीकरण वाला फॉर्मूला बता रही है। वहीं ओवैसी इसे मुसलमानों को ठगने के लिए दिया गया एक बयान बता रहे हैं। तेजस्वी यादव आज सारण में धुआंधार प्रचार करेंगे। आज 6 जनसभाएं हैं उनकी सारण में। यहां भी उनके निशाने पर यह वक्फ कानून रहेगा, क्योंकि मुसलमानों और एमवाई जो फॉर्मूला उनका है उसे एकजुट कर वो सरकार बनाने की कोशिश में है। उसे ही तेजस्वी सत्ता की संजीवनी मान रहे हैं। सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी के बयान की बात कर लें तो तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी नेता कह रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। जंगल राज वालों से और उम्मीद भी क्या होगी? देखिए, आरजेडी के लोग जंगल राज वाले हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि जो केंद्र की पार्लियामेंट से कानून बना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है, उसको किसी राज्य सरकार की हैसियत नहीं है कि वो उसको खत्म कर दे। लेकिन पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। ये जंगल राज वालों से और क्या उम्मीद हो सकती है? देखिए, इतिहास साक्षी है, बिहार की जनता गवाह है, पूरी दुनिया की सियासत गवाह है, पूरी दुनिया का इतिहास साक्षी है कि बिहार को बर्बाद करने का काम किसने किया है। जिन्होंने बिहार को लूटा है वो फिर बिहार को लूटने के लिए सिंहासन पर आना चाहते हैं, सत्ता का सिंहासन पाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट करेगी और नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों को वोट करेगी। 140 करोड़ लोग भारत के ये प्रार्थना करेंगे कि भारत विश्व गुरु बने। और बिहार की धरती बड़ी मेधा की धरती है, थाती की धरती है। बिहार की धरती क्रांति की धरती है, तो वो चोरों को, लुटेरों को कभी सत्ता में नहीं आने देगी। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद साफ दिखाई दे रहा है कि वक्फ अब बिहार की सियासत में एक नया केंद्र, ध्रुवीकरण का नया केंद्र बनता जा रहा है। तेजस्वी के इस बयान के बाद सीमांचल की राजनीति में हलचल काफी तेज है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और वाम दल भी आरजेडी के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। देखिए, जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने हिसाब से जो उनको लगता है
जो उचित है वो करेगी। बहुत वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे। तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। कांग्रेस समर्थन में, देशी जी के इस बात का समर्थन में है, कांग्रेस देशी जी के इस बयान के समर्थन में है। बिल्कुल, हम तो उसका विरोध भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे थे। और जो नफरत फैलाने वाली जो मुहिम चलती है, हेट स्पीच, हेट कैंपेन, इस पर सख्ती से कार्रवाई हो, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की गारंटी हो और पूरे देश में जो संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, ऐसे बहुत सारे नीतियां बन रही है, ऐसे बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं जो संविधान विरोधी हैं और जो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है उसके खिलाफ है। तो बिहार में आने वाले दिन में जब हमारी सरकार बने तो बिहार में ऐसा कोई भी कानून जो संविधान विरोधी हो और संघीय ढांचे के खिलाफ हो, ऐसे कानून लागू ना हो, ऐसी नीतियां लागू ना हो और बिहार सरकार के खिलाफ लड़े, ये हमारा प्रयत्न है। बिहार की दरभंगा की अलीनगर सीट पर चुनावी संग्राम रोचक हो चुका है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार लोक गीत गायिका मैथिली ठाकुर ने अलीनगर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अलीनगर का नाम सीता नगर किया जाएगा, क्योंकि मिथिलांचल की पहचान माता सीता से है, इसीलिए अलीनगर का नाम बदलकर सीता नगर होना चाहिए। इंडिया टीवी से खास बातचीत करते हुए मैथिली ठाकुर ने दावा किया कि उन्हें अलीनगर के लोगों से भरपूर प्यार मिल रहा है और वो मिथिला पाग वाले विवाद को लेकर के उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। सुर से सियासत तक मंच बदल चुका है, माइक वही है, सुर राजनीतिक हो चुके हैं। बीजेपी के उम्मीदवार अलीनगर से मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है, यानी कि कभी तान छड़ा करती थी लेकिन अब चुनावी तराना यहाँ पर छा रहा है। क्या जनता उन्हें कलाकार से जनप्रतिनिधि बनाएगी? आइए खुद सुनते हैं मैथिली ठाकुर से। बहुत स्वागत है मैथिली ठाकुर इंडिया टीवी पर। तो मैथिली जे अपना के मिथिला के बेटी कही छे, इतना प्यार पा रही छे, कैसा लगा छे? हमरा बड़ नीक लागैया। हमर सब अपन परिवार, अपन काकी दादी नानी सब गोटे हमर अपन छी। हमरा बहुत नीक लाग रहल अछि। थक जा रही हैं? थकान अभी तो महसूस नहीं हो रही है। 15 तारीख तक तो मेरे को दौड़ना भागना, एक एक इंसान से मिलना है, सबके मन की बात को समझनी है, दुख दुविधा भी समझनी है, क्योंकि जब मैं विधायक बन जाऊंगी तो यही चीज़ें मुझे हटानी है, यही प्रॉब्लम्स मुझे हटानी है और यही चीज़ें मुझे ठीक करनी है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहाँ सिंगिंग में अच्छी थी, फैन से घिरी हुई थी, अब गांव में घूमना पड़ रहा है, धूल है, मिट्टी है? धूल मिट्टी वाला तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जब मुझ पे सवाल उठाया जा रहा है, जब मुझे अपमानित किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, तब मुझे शुरू के 2 दिन लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। इतना अच्छा तो मेरा जीवन चल रहा था, लेकिन जब महिलाओं से मिलती हूँ, जब भी बोलती नहीं बउआ शिव जी के आधा लोग पूजा करे, किछ लोग एना होय छै कि ओहे लोटा पटक दै छै शिव जी के शिवलिंग पर, तो फिर मैं तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ। भगवान मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद है, सब महिलाओं का मेरे पास आशीर्वाद। आज तो छठ का दिन है, सब लोग व्रत भी की हुई हैं, इनका आशीर्वाद मिल रहा है, मैं सौभाग्य है मेरा। कैसे ख्याल आया गायिका से राजनेता बनने का, कैसे सोचा आपने इसके बारे में? प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में जोड़ेंगे, उन्होंने शुरुआत मुझसे की, ये मेरा सौभाग्य। मैथिली ने टिकट मांगा कि बीजेपी ने दिया? बीजेपी ने दिया। अच्छा ये बताइए, अभी तो आप घूम रही हैं लोगों के बीच में, अलीनगर की जनता प्यार दे रही है कि थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है? मुझे संघर्ष बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा है। पहली बार जब मैं किसी के पास जा रही हूँ, सब मुझे बिल्कुल ऐसे पकड़ के ऐसे कर देती है, बहुत आशीर्वाद देती है, सब मुझे देती हैं कि नहीं? कोई बात, हम देता हूँ, भगवान सत्य गुरु करे जीत जाओगे, सब मुझे यही बोल रहे। तो डर तो खत्म है बिल्कुल। डर तो निकाल कर, यही बोल रहे, डर बेटा निकाल कर फेंक दियो। तो डर भर बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारा एतिक साहस भेट गए, एतिक आशीर्वाद के हमारे पूरा जीवन यह साहस और आशीर्वाद के हम ध्यान में रखने रहब। अच्छा बताइए, क्योंकि छठ का पावन पर्व भी चल रहा है, छठ के जस्ट बाद जो है वोटिंग भी है, तो छठी मैया से इस बार क्या अर्ज लगाएंगी सुरीले अंदाज में? मैं छठ गीत गाते हैं, सब मिलके गाएंगे। किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, के करेलो छठ बरतिया से झाके झुके, के करेलो छठ बरतिया से झाके झुके।
अलीनगर को सीतानगर बनाए जाने के मैथिली ठाकुर के बयान के बाद आरजेडी आग बबूला है। आरजेडी नेता अब्दुल बारू सिद्दीकी ने कहा कि सीतानगर वाली बात कौन बोल रहा है, ये नफरत की राजनीति बोल रही है। ये मुद्दा कभी बना कि बीजेपी जो है, अब बीजेपी के कैंडिडेट, अब बीजेपी के नेता मैथिली ठाकुर जहां से लड़ रही है, जो हमारा घर है, समझा ना, करे अलीनगर को आदर्श नगर बना देंगे, रामनगर बना देंगे, समझा कि नहीं, आदर्श नगर बना देंगे, वगैरह वगैरह। ये मुद्दा आपका क्यों नहीं बनता कि भाई ये अलीनगर जो सैकड़ों साल से बसाया हुआ है, उसको ई उन्माद में जो है बोल रहे हैं कि साहब रामनगर बना देंगे, सीतानगर बना देंगे, आदर्श नगर बनाएंगे। ये बहस का मुद्दा बनता है। अलीनगर का नाम आपकी अलीनगर ही रहना चाहिए। अलीनगर का नाम अलीनगर ही रहना चाहिए भैया। मतलब खाता में, खिसरा में, फलना में, समझा के नहीं, अलीनगर है। तो इसको अब हम कहें, इस कोई आदमी, कोई मर्दूद आके बोले कि साहब भारत का नाम जो है सीतापुर कर दें। महापर्व छठ में खरने का प्रसाद ग्रहण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास चिराग पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान के घर पहुंचे। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार में न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि ये सियासी रिश्तों में मिठास घोलने का भी अब मौका बन गया है। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे और सबको चौंका दिया। पिछले कुछ सालों से दोनों नेताओं के बीच रिश्तों को सहज नहीं कहा जा रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार का खुद चिराग के घर चला जाना एक राजनीतिक घटना तो है ही है, लेकिन इसे रिश्तों में मिठास घोलने के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में कुछ नए समीकरणों की अटकलों को भी हवा दे दी है। वहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के घर आने पर खुशी का इजहार किया और साथ ही विरोधियों पर भी निशाना साधा। आज अच्छा लगा, मुख्यमंत्री जी भी आए आज इस तरीके से, और ख़ास तौर पे जहां एक तरफ छठ का महापर्व है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। तो ऐसे में कई बार कुछ फॉल्स नैरेटिव चुनाव के दौरान सेट करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री नाराज, जदयू लोजपा के बीच दरार, दुनिया भर के नैरेटिव्स। बट आज मुझे लगता है कि जितनी सहजता से मुख्यमंत्री जी आए पूरे परिवार के साथ, उन्होंने समय बिताया, इसने हमारे घर की छठ को और ज़्यादा खुशनुमा किया है। मैं पूरे देशवासियों को और ख़ास तौर पे मेरे बिहार वासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। छठ महापर्व के मौके पर बिहार में सियासी रंग भी खूब चढ़ा है। नेता एक दूसरे के घर खरना प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं। रविवार को जेडीयू के नेता धर्मेंद्र प्रधान, चिराग पासवान और ललन सिंह खरना का प्रसाद लेने पहुंचे। संजय मयूख के घर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे। सभी इस बार छठी मैया के से भी चुनाव में जीत की कामना कर रहे हैं। इस पवित्र अवसर पे मेरे आत्मियों को मिलने का मेरे को अवसर मिला। मैं अनेक शुभेच्छा देता हूँ बिहार की भाई बहनों को, देश की नागरिकों को। महाप्रभु और माँ छठी माता सबको आशीर्वाद करे। एनडीए पूरा रफ्तार पकड़ चुकी है। एनडीए की देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी लोगों की सेवा निरंतर जारी है। हमने सेवा किया है, बिहार की तस्वीर को हम लोगों ने बदला है। ये पर्याप्त नहीं है। नई पीढ़ी में 21वीं सदी में न्यू एज इकोनॉमी को लाना ये हमारी दायित्व बनती है, तब जाके विकसित भारत होगा। हमें पूरा भरोसा है इस बार भी बिहार की जनता एनडीए के ऊपर अपना भरोसा जताएगी। छठ का त्योहार है और बिहार में छठ, अब तो आप कहिए तो पूरे देश में छठ बहुत ही पॉपुलर है। जहाँ भी बिहार के लोग हैं वो अब पूरी आस्था से छठ का त्योहार करते हैं और सूर्य भगवान के उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और बिहार के बढ़िया सुखी समृद्ध बिहार बने इसकी प्रार्थना करते हैं। भगवान सूर्य और छठी मैया से यही प्रार्थना करता हूं कि बिहार की समृद्धि और बिहार आगे बढ़ सके,
भारत आगे बढ़ सके। छठी मैया की कृपा बिहार पर बना रहे। एनडीए की सरकार बने और जो कुछ लोग बिहार को बदहाल फिर से बनाना चाहते हैं उनसे बिहार की रक्षा करना। और मुझे आज छठी मैया से पूजा करने के बाद और भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुआ। भगवान करे, छठी मैया करे और भी मुझ में शक्ति दे कि हम अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए और सशक्त होकर के जनता की सेवा कर सकूं।